आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछला लेक्चर जहाँ पे कंप्लीट किया था, थोड़ा सा उसी चीज़ को रिकॉल करके आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर। एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कैसे मूव करता है, किस टाइप का उसका मोशन होता है, उसकी स्पीड के बारे में, उसकी वेलोसिटी के बारे में जो कुछ भी आइडिया लेना है हम आज के इस लेक्चर में लेंगे। तो सबसे पहले पीछे वाले क्लास के कुछ चीज़ों को हम लोग रिकॉल कर सकते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें एक प्रॉपर्टी होती थी चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। इसमें हमने बताया था कि चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, नेट चार्ज की अगर हम बात करें तो। दूसरा, उसके बाद हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन इंटू ई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चार्ज के और नेचर के बारे में आगे बढ़ते हुए हमने देखा था कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होता है। कहने का मतलब कि जब भी चार्ज आपके सिमिलर होते हैं वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होता है बिटवीन सिमिलर चार्जेस, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर एक पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। अगर चार्ज सिमिलर नेचर के हैं तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होगा बिटवीन बोथ द चार्जेस। और जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ कैसा एक्ट हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं जो अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं उनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है। उसके बाद हमने देखा था जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड तभी बनती है जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। उसके जस्ट बाद हमने देखा नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के केस में कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होती हैं वहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बॉडी नेगेटिवली तभी चार्ज होगी जब बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहीं से। उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी थी कि चार्ज्ड बॉडी अगर कोई है या तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या तो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, इस बात से मतलब नहीं है। अगर बॉडी चार्ज्ड है तो हमेशा देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ चार्ज्ड बॉडी एंड अनचार्ज्ड बॉडी। एक चार्ज्ड बॉडी हमेशा अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के। यानी चार्ज्ड बॉडी, और कौन सी बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग, अनचार्ज्ड बॉडी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसका नेट चार्ज जीरो है। एक और शब्द यहाँ पे जैसे कि हमने बोर्ड पे यहाँ पे ऊपर लिख रखा है, पेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। कि आखिरकार पेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? देखिए, हम लोगों ने बातों बातों में इसका जिक्र किया था, ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। पेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज का यही मतलब है कि चार्ज कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, नेगेटिव का कोई वहाँ पर रिलेवेंस है ही नहीं। जब भी चार्ज प्रोड्यूस होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ ही साथ प्रोड्यूस होते हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, साथ ही साथ प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हमने कॉम का आपके सामने एग्जाम्पल दिया था, हमने बोला था कि मान लीजिए कि जैसे ये आपके सामने एक कॉम थी, तो कॉम और बाल के बीच में जब रबिंग हुआ उस केस में हमने देखा, अज्यूम किया था कि यहाँ से सपोज करते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन निकले और 5 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले गए। उस केस में आप बोल रहे थे कि फिर तो ये प्लस 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम Q1 मान लें। और ये 5 इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं कहाँ पे, ये गए हैं बाल पे, हेयर्स पे गए। इसका मतलब कि यहाँ पे -5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया Q2। तो आप देख रहे हैं कि +5 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो चार्ज है और -5 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो चार्ज है वो दोनों एक ही साथ एक ही प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर, ये हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि चार्जेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स।
हमेशा कैसे प्रोड्यूस होंगे, ये पेयर में, जोड़े में प्रोड्यूस होते हैं, कभी भी सिंगल आइसोलेटेड चार्ज कहीं पे प्रोड्यूस नहीं होता, हम अगर एक सिस्टम ऑफ बॉडी की बात करें। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नेट जो चार्ज है पूरे सिस्टम का, सिस्टम कहने का मतलब ये है कि कॉम्ब प्लस हेयर, सिस्टम का मतलब ये होता है कि कॉम्ब प्लस हेयर। यहाँ पे अगर हम सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम का अगर हम नेट चार्ज यहाँ पे देखें तो आप बोलेंगे +5 इलेक्ट्रॉन और -5 इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज अब भी 0 है यहाँ पे, समझ में आया। अब हम आगे आज बात करेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मोशन किस टाइप से होता है। हमने मेटालिक एटम यानी कोई मेटल का एटम है तो उसमें हमने बात की थी कि जो उसके आउटर मोस्ट शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब एटम आइसोलेटेड फॉर्म में है, जब उसका कोई आसपास कोई भी एटम्स ना हो, उस केस में वो इलेक्ट्रॉन इतना भी फ्री नहीं हो पाता कि वो एटम को छोड़ के चला जाए। लेकिन जब वही एटम साइड बाय साइड दूसरे एटम्स के साथ होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म में किसी मेटेलिक मटेरियल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, फिर वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने शुरू कर देते हैं एटम टू एटम विद इन द मटेरियल, उस मटेरियल में ही मूव करते हैं। तो सबसे पहले एक हम कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पे आपको ड्रॉ कर रहे हैं। ये कंडक्टिंग बॉडी किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप कह सकते हैं चलिए ये बॉडी जो है आपकी कॉपर हो सकती है, एल्यूमिनियम हो सकती है, सिल्वर हो सकती है, जो भी अपने कंडक्टर्स होते हैं। हमने वाला कि ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, उसको हमने थोड़ा क्रॉस सेक्शन उसका हमने ज़्यादा दिखा रखा है आपको समझाने के पर्पज से। ये कोई वायर ही आप मान लीजिए या फिर कोई पीस ऑफ कंडक्टर मान लीजिए, कंडक्टिंग स्लैब। अब जैसे हम एक सिंपल अगर आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे थे तो वहाँ पे आपने क्या देखा था, आप बोलेंगे आइसोलेटेड एटम में एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की थी, वो क्या कि ये आपका हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर जो सबसे इस वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था यही कहलाता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी ये फ्री हो सकता है, एक तरह से फ्री है भी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा कम है, और थोड़ा सा भी इसको एनर्जी मिल जाए या फिर कहीं से इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर ऑफर हो जाए तो ये अपने शेल से बाहर निकल जाएगा, एटम को छोड़ देगा। तो एक बात हमने देखी थी कि जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बॉडी पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है। यह शुरू से हम लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉम्ब से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के हेयर पे गए थे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी, क्योंकि +5 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके पास चार्ज आ गया था। लेकिन जब भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, जब किसी एटम, एक सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन निकले तो वो एटम भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये निकला किसी भी तरीके से, तो आप बोलेंगे अब ये जो एटम था अब ये कहलाएगा आयन। क्या कहलाएगा, आयन। शुरू में तो ये क्या था, एक एटम था, लेकिन अब कहलाएगा पॉजिटिव आयन। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव आयन। और जब भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स आके जुड़ते हैं तो वो एटम कहलाता है नेगेटिवली आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, या फिर नेगेटिव आयन, सिंपल उसको बोला जाता है सिंपल शब्दों में। यहां पर हम जिक्र करें, ये हमने मेटल के एटम को आपके सामने दिखा रखा। ये कंडक्टिंग बॉडी है या फिर कंडक्टिंग स्लैब है, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। अबाउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स आप ऐसे रफली कह सकते हैं। तो सारे एटम्स को तो हम इसमें दिखा नहीं सकते, हम कुछ कुछ एटम्स को इसमें दिखा रहे हैं। तो वो जो एटम है उनको हम सिंपल ऐसे दिखा रहे हैं, गोल गोल स्फेरिकल हम ऐसे दिखा दे रहे हैं आपको। ये जो एटम्स हैं, एटम्स को हमने कैसे दिखा रखा है, ऐसे स्फेरिकल शेप का गोल गोल दिखा रखा है। छोटे छोटे दिखाना है, बहुत बड़ा दिखा नहीं सकते, इतना बड़ा तो हम दिखा नहीं सकते। और इसी में से एक एटम को हमने बाहर इसका मैग्नीफाइड वर्जन आपको दिखा दिया। हमने बोला कि ये जो एटम है ये कुछ इस टाइप से है, ये आपका हो गया इसका न्यूक्लियाई, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल वाला। अब बात समझिए, ये जैसे ही यहाँ से रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज होगा तो ये जो एटम था ये एटम अब बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन या फिर पॉजिटिव आयन। ये एटम क्या बन जाएगा, अब बोलेंगे पॉजिटिव आयन बन जाएगा जैसे ही वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब ये एटम सारे के सारे कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर आ गए तो आप बोलेंगे इसका मतलब कि सारे के सारे एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, और इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो उसके बाद हुआ क्या होगा, आप बोलेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, वो जो एटम्स रहे होंगे वो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। अब तो चलिए हमने सारे के सारे एटम्स को क्या करके दिखा दिया, हम बोलेंगे ठीक है सारे एटम्स को हम क्या दिखा दें, पॉजिटिव आयंस दिखा दें। तो ठीक है, हमने सारे एटम्स को दिखा दिया पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन्स
उसको हम रैंडम इसमें दिखा दे रहे हैं। चलिए एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है। ऐसे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अभी भी इस कंडक्टर के अंदर ही हैं। ये निकल के बाहर ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर में चले आ रहे हैं, वो मेटल के अंदर ही, कंडक्टर के अंदर ही हैं। अब होता क्या कि शुरू में ये हमेशा होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये चीज़ें नॉर्मल है। ये इनके पास एट रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते हैं। इसी के अंदर, कंडक्टर के अंदर आप बोलेंगे कि इनका जो मोशन होगा ना, ये ऐसा होगा, ये कुछ इधर मूव करेगा, हो सकता है ये कुछ इधर मूव करे, 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 ऐसे ये इस टाइप से इर्रेगुलर मोशन में रहते हैं। कोई रैंडम मोशन नहीं होता इनका। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस कंडक्टर के अंदर, वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनका कंटिन्यूअस कोलिजन होता जाता है। वो कंटिन्यूअसली टकरा भी रहे हैं। किससे टकराएंगे? तो आप बोलेंगे जो उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है ना, उन्हीं से टकरा रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो ये जो आयन्स है पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक तो टेंडेंसी पहले से ही है, क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, तो चांसेस तो वैसे ही बन रहे हैं कि टकराएंगे। और दूसरी बात ये कि ये खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, तो अब टकराने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस कोलिजन होता रहता है इसके अंदर। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन आके इससे टकराया, इधर ही कोई ऐसा और इधर कोई इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन आके मान लीजिए ऐसे टकरा रहा है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे टकरा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस कोलिजन उसके अंदर होता रहता है। और इनका जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, आप बोलेंगे वेरी इरेगुलर होता है। कैसा होता है? वेरी इरेगुलर इन रैंडम डायरेक्शन। कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर। अब जो इनकी स्पीड होती है ना, बहुत फास्ट स्पीड होती है। सबके स्पीड का अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें, देखिए सबकी स्पीड बराबर नहीं होती हर एक इलेक्ट्रॉन की, मे बी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है सब में, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है कौन किससे टकरा रहा है। हो सकता है कोई न भी टकराए इसमें इलेक्ट्रॉन, हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन का कोलिजन एक दफ़ा नहीं कई बार हो रहा हो। तो जो इनकी एनर्जी होती है उसका जब एवरेज निकाला जाता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूली कोलाइड्स विद पॉजिटिव आयंस, ठीक है, एंड lose their एनर्जी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब ये कंटिन्यूसली कोलाइड हो रहे हैं तो अपनी एनर्जी को लूज भी करते हैं, इनकी एनर्जी खत्म भी होती रहती है इसी कोलिजन में। तो जब एनर्जी खत्म होती रहती है तो फाइनली होगा क्या कि एक टाइम पे जो इनका मोशन है उसकी वजह से बॉडी में कोई भी इसके अंदर कोई भी इनके मोशन की वजह से आउटपुट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना वो एक तरह से एनर्जी ही होती है। हम एनर्जी आउटपुट के फॉर्म में जब लेते हैं करंट की वजह से, तो आप देखते हैं कि बल्ब जल रहा है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क कर रहा है। ऐसा तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी कंडक्टर में मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो किसी कंडक्टर में वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, वो रैंडमली कोलाइड होके वो अपनी एनर्जी टोटल लॉस कर दे रहे हैं। तो एनर्जी का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए पूरा का पूरा टोटल ये वेस्ट हो जाता है। नेट मोशन यहाँ पे हम मान सकते हैं जीरो, नेट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं जीरो होता है यहाँ पे, यानी कि नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, यानी नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? जीरो। कोई भी उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई भी उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और जो इनकी स्पीड होती है एवरेज स्पीड, आप ये भी लिख लीजिए कि जो स्पीड होती है यानी एवरेज स्पीड इनके जो कोलिजन की होती है बहुत ज़्यादा होती है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के साथ ये कोलाइड होते रहते हैं एटम्स के अंदर। देखिए प्रोसेस इतना फास्ट होता है ना, इतना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि बहुत कम टाइम के लिए होता है और चीज़ें यहाँ पे सबके सब एक दूसरे से टकरा के, एटम्स के साथ टकरा के इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं और फाइनली कोई भी आउटपुट नहीं मिलता।
अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन को अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमें मूव कराना है तो सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबल है। हम एक कंडीशन यहाँ पे अगर अप्लाई कर दें कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर कर दें किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे अगर फोर्स लग जाए किसी सर्टेन डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे कि जो पहले इनका मोशन इररेगुलर था अब उस फोर्स की वजह से एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अब देखिए चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इस पर हम कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं लगा सकते। इस पर जब भी कोई फोर्स लगेगा तो फोर्स वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रिकल फोर्स तभी लगेगा जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल एक प्रोवाइड की जाए, डेवलप कराई जाए। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कह रहे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज पार्टिकल होता है तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हर एक चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने सराउंडिंग में। बात तो सही है, ये इलेक्ट्रॉन भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा सराउंडिंग में, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ना, आप बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो आप बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है, तो इसी चार्ज के टुवर्ड्स होगा ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इसी चार्ज की वजह से है। इसने अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया अपने सराउंडिंग, लेकिन ये खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा। और इसी चार्ज को अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेके जाएं तो आप बोलेंगे तब इस पे फोर्स लगेगा। यहां पर भी वही हो रहा था, एक पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन कैसे होता है, तो आप बोलेंगे ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसने खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, बात ठीक है। उसके बाद जैसे ही इस चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेके आए वैसे इसने क्या किया, इसको रिपेल करना शुरू कर दिया। और ऐसा ही इसके साथ भी हो रहा है, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इसको लेके आए, इसने रिपेल किया, ऐसा ही ये वैसा वर्सा भी आप कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप बोलेंगे नेगेटिव चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम लेके आएंगे यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे क्या करेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, यानी खींचना शुरू कर दे रहा है। तो हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम यहाँ पे ये जो भी आपने अरेंजमेंट देखा है ये विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का है, यानी कि जब कंडक्टर के क्रॉस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई न हो उस केस में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होता है। तो आप लिख सकते हैं विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ इस टाइप से सिनेरियो आपके सामने बन के आता है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और स्टडी करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तब कहानी क्या बनने वाली है।